जितने भी बच्चे क्लास 10th के हैं, तो देखिए हमारे 10th के जितने भी बच्चे हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं और उन बच्चों के पास देखिए साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जितने भी देखिए साइंस सब्जेक्ट के बच्चे हैं, तो देखिए आज हमारा इस साइंस सब्जेक्ट में देखिए हमारा चैप्टर है फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो आज हमारा देखिए इसका चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का देखिए हमारा चैप्टर फर्स्ट है। और इस चैप्टर का जो हमारा आज ये इस बात करें तो ये हमारा आज लेक्चर फर्स्ट है, ठीक। तो देखिए अब हम देखते हैं आज देखिए हमें लेक्चर फर्स्ट में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं कि जितना हमारा लेक्चर फर्स्ट में कवर होगा उतना आज हम कवर करेंगे। और बड़े ध्यान से अगर आप हमारे इस चैप्टर को इस चैप्टर को देखोगे और अगर एनसीईआरटी को आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे या खोलोगे तो मैं बिल्कुल ही निश्चित रूप से ये कह रहा हूँ कि आपकी समझ में बिल्कुल चैप्टर आएगा। बस अर्थ जरूरी है कि अपने दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करें और कंसंट्रेट करके इस टॉपिक के ऊपर रखें, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने दिमाग को यहाँ पर आप कंसंट्रेट करो। तो देखिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ कर के यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आज का जो टॉपिक है हम उस टॉपिक को देखते हैं। तो टॉपिक देखिए हमारा जैसे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो सबसे पहले देखिए हमारे लिए हम यहाँ पर ये बात कहते हैं कि हमारे लिए देखिए एक शब्द आ रहा है, ठीक है। हमारे लिए एक शब्द आ रहा है, ठीक है। हमारे लिए क्या आ रहा है, एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। तो हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, कि आखिर में केमिकल रिएक्शंस क्या है। सबसे पहले देखिए हमारी यही बात आई है सबसे पहले कि आखिर में केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस है, तो केमिकल रिएक्शंस की सबसे पहले बात है कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो वहाँ पर जो एक या एक से अधिक जो सब्सटेंस हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो वो नया प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी एक नई प्रॉपर्टी होगी। तो थोड़ा हम यहाँ पर पहले समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए द प्रोसेस, ठीक है, इन विच, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रक्रिया इन विच जिसमें न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस है विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसकी नई प्रॉपर्टी के साथ, जो नया सब्सटेंस है उसकी नई प्रॉपर्टी बन रही है उनको, ठीक है। वो नई प्रॉपर्टी के साथ आर फॉर्म बनता है वन फ्रॉम वन या मोर सब्सटेंस, जो या तो एक सब्सटेंस से मिलेगा या एक से अधिक सब्सटेंस से मिलकर के बनेगा, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन या मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। तो देखिए हम यहाँ पर ये कहना सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें जो नया पदार्थ बनता है उसकी नई प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। नई प्रॉपर्टी होगी जो एक या एक से अधिक सब्सटेंसों में मिलकर के बनाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये मेरे पास एक नया सब्सटेंस बना है, ठीक है। ये है मेरे पास नया सब्सटेंस, ठीक है। ये है हमारे पास नया सब्सटेंस, नया सब्सटेंस, ठीक है। तो ये नया सब्सटेंस जो मैंने लिखा है फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस, ठीक है, हैव न्यू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बनना, ठीक है। या तो इसे बनने में एक सब्सटेंस हो सकता है या एक से अधिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो ये एक या एक से अधिक या दो से भी अधिक और भी अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब्सटेंस वह प्रक्रिया होती है जिसमें नया पदार्थ बनना। जो नया पदार्थ बनना इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत जो मेरा नया
सब्सटेंस बनना है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो नया सब्सटेंस बनना है उसकी नई प्रॉपर्टी होती है। तो यही जो नई प्रॉपर्टी बनेगी, तो वो नई प्रॉपर्टी जो है, इनके इधर की प्रॉपर्टी कुछ अलग है। ये वाली प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ ये अलग है, और इसकी बात करता हूँ प्रोडक्ट जो बनना है इसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसकी क्या है, प्रॉपर्टी अलग है। इतनी बात समझिए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस वो क्रिया होती है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस भी होती है जिसके अंतर्गत बनने वाले जो नया पदार्थ है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, उसकी नई प्रॉपर्टी होती है। ठीक, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड अभी और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि हम कह सकते हैं दही का निर्माण दूध से। तो मान लीजिए ये है मेरे पास दूध, ठीक, ये है मेरे पास दूध। इस दूध को मैं देखता हूं तो इस दूध के अंदर मैं थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होगी, रात भर इसे रख दूंगा सही टेम्परेचर पर। तो इसके लिए क्या है, सही टेम्परेचर की रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सही टेम्परेचर की रिक्वायर्ड है, तो सही टेम्परेचर पर ये रखा रहेगा, वर्क करता रहेगा, तो सुबह हम देखेंगे तो कर्ड बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकूँ, अगर मैं इसका स्वाद देखता हूँ, ठीक है, तो इसका स्वाद मतलब इसका टेस्ट कुछ अलग है और इसका टेस्ट कुछ अलग है। टेस्ट का मतलब प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इस दूध को पिएंगे इसकी प्रॉपर्टी मुझे अलग लगेगी, कर्ड को खाऊंगा तो इसकी प्रॉपर्टी अलग, ये मुझे थोड़ा खट्टापन दिखेगा। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ जो मेरा नया सब्सटेंस बना है, ये बना है मेरा नया सब्सटेंस, ठीक है। तो जो कह रहा हूँ जो मेरा नया सब्सटेंस बना है इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी प्रकार से देखिए अन्य एग्जांपल, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन फूड में जैसे हमने कोई खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद खाना हमारा स्टोमच के अंदर पहुंचा, यहाँ पर अब फूड का क्या हुआ, डाइजेशन। अब फूड का यहाँ पर क्या हुआ, डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद अब ये फूड, अब जो मेरा फूड है वो क्या है, एक फीसेस में धीमे धीमे करके क्या फीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात मैंने जो खाना खाया अब उससे नया पदार्थ बनने लगा, नया सब्सटेंस बनने, अर्थात नए केमिकल बनने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे डाइजेशन ऑफ फूड क्या है मेरा एक, ये क्या है मेरा एक केमिकल रिएक्शंस का एग्जांपल है। उसी प्रकार से देखिए रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या, यहाँ पर हम रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस लेंगे। तो ऑक्सीजन गैस जैसे मेरी बॉडी की इसमें मेरे लंग्स में पहुँचेगी, तो लंग्स में पहुँचने के बाद वो हार्ट के पास जाएगी, और हार्ट से क्या होगा, हार्ट उसे ब्लड के अंदर क्या कर देगा, उसे इंजेक्ट कर देगा, यानी कि ब्लड के साथ में उसे मिला देगा और ब्लड धीमे धीमे मेरे सेल के पास पहुंच जाएगा। फिर वहां पर क्या होगा, फूड का कंबशन होगा जिसकी वजह से CO2 निकलेगी और फिर मेरी बॉडी से CO2 क्या हो जाएगी, बाहर। तो ये भी एक प्रक्रिया हो रही है जो रेस्पिरेशन, वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। उसी प्रकार से कुक्ड फूड, मान लीजिए मेरे को अंडा लिया, अगर अंडे को देखता हूं तो पकाने से पहले उसका स्वाद कुछ है, अगर जैसे ही मैंने पका दिया तो उसका टेस्ट चेंज हो गया, तो क्या होगा, टेस्ट चेंज। अर्थात अब ये नया बन करके ये कंडीशन हो गई, इस कंडीशन से पुराना वाला तो मुझे मिल नहीं सकता। इसका मतलब है कि कुक्ड फूड क्या है मेरे पास, तो कुक्ड मतलब फ्राइड एग क्या है मेरे पास, एक केमिकल रिएक्शंस। और भी देखते हैं एग्जांपल, देखिए ये देखिए अगला एग्जांपल, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहा होता है, लोहा, अगर हम लोहे को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें बाहर, ठीक है, तो बाहर छोड़ दें, जैसे ही वो हवा में पड़ा रहेगा तो थोड़ी थोड़ी नमी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा। तो जैसे ही वो हवा में क्या प्रेजेंट है, हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो मान लीजिए मेरे पास ये आयरन है और आयरन जैसे ही उससे क्रिया करेगा तैसे मेरा क्या आयरन ऑक्साइड बना लेगा, तो उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहे पे जैसे ही जंग लगेगा तैसे ये क्या मेरा एक केमिकल रिएक्शन। उसी के बाद देखिए कुकिंग फूड, ये मेरा खाना खाएं, खाना मेरा पकने के बाद जो हो जाता है वो क्या मेरा एक केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो कच्चे से मैंने खाने क्या कर लिया, पका लिया, ठीक। उसी प्रकार देखिए सीड जर्मिनेशन। तो सीड के जर्मिनेशन की बात करें तो सीड का जर्मिनेशन में क्या है मेरा एक केमिकल रिएक्शन, ठीक।
तो सीड को मैंने जैसे ही मैंने सीड लिया और सीड को लेकर के जैसे ही मैंने सॉइल के अंदर रखा तो उसे सही टेम्परेचर सही चीज़ मिलेगी तो सीड क्या करेगा, धीमे धीमे सीड का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जर्मिनेशन हो जाएगा। तो जर्मिनेशन हो जाएगा तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब मेरा सीड का क्या हुआ यहाँ पर जर्मिनेशन। तो सीड का जर्मिनेशन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग किसी भी फ्रूट का पकना वो क्या है मेरा एक केमिकल रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शंस के उदाहरण हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी एक एक्टिविटी देखिए हमारी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बुक्स को देख लेना, खोल करके उसे पढ़ लेना। एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं है, केवल इतना ही कहा गया है कि मान लीजिए कि हम मैंने मैग्नीशियम का तार लिया, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम का जो तार होता है, ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम रिबन, फीता होता है। ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये है देखिए, ये है मैग्नीशियम का रिबन, ठीक। ये है मैंने मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन, ये है मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ये है मेरे पास मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन मैंने लिया तो इसका मैं कलर देखा तो ये कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है। ये कैसा है, सिल्वरी व्हाइट मेटल, ठीक है। तो मैंने इस रिबन को लेकर के क्या हुआ, व्हेन वी हीट दिस मैग्नीशियम रिबन, तो मैंने क्या किया, मैंने इस जो मैग्नीशियम का रिबन है, ये देखिए मेरे पास बर्नर है, इसे बर्नर की सहायता से या स्प्रिट लैंप की सहायता से मैंने इसे गर्म किया। तो व्हेन वी हीट दिस मैग्नीशियम रिबन, जैसे ही जब हम मैग्नीशियम रिबन को गर्म करते हैं यूजिंग स्प्रिट लैंप या बर्नर या किसी बर्नर या स्प्रिट लैंप की सहायता से, मैं जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को क्या करूँगा, गर्म करूँगा। तो इस मैग्नीशियम रिबन को मैं जैसे ही गर्म कर रहा हूँ आग पर, तो मान लीजिए ये है मेरे पास मैग्नीशियम का रिबन और मैंने जैसे ही उसे गर्म किया तो मैं गर्म कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इस समय पे मैं इसे गर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है, एयर मौजूद है और एयर के अंदर में ऑक्सीजन मुझे मिल रही है। तो ये वाला जो रिबन है उस ऑक्सीजन से क्रिया करने लगेगा। तो इस रिबन ने देखिए ऑक्सीजन से क्रिया की, ठीक। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसने क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसे ही मैंने मैग्नीशियम को लिया और उसे मैंने क्या किया, हीट किया, ठीक। जैसे हीट किया तो हीट में कर रहा हूँ, कहाँ पर कर रहा हूँ मैं, एयर में। तो मान लीजिए मैं अपने कमरे में कर रहा हूँ या अपने बरामदे में कर रहा हूँ, कहीं पर भी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मैं उसे एयर में कर रहा हूँ। और एयर में मौजूद क्या है भैया, ऑक्सीजन है। तो एयर में मौजूद क्या है, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन से वो क्रिया करेगा, क्रिया करने के बाद क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक वाइट पाउडर के रूप में मिल जाता है, आराम से मिल गया। तो जैसे वो जलेगा, जल करके देखिए, जल करके देखा तो कैसे एकदम धुआं सा निकला, फिर ये राख सी बन जाएगी एकदम, ठीक। वाइट पाउडर, वाइट पाउडर की ये क्या बन जाएगी, एकदम राख, ठीक है, वाइट पाउडर, राख बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया और जो मेरे पास एयर में मौजूद क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो ये दोनों क्या है, मेरे रिएक्टेंट। तो ये दोनों क्या है, मेरे रिएक्टेंट। अब इन दोनों के रिएक्टेंट थे, इन दोनों के रिएक्शन से मेरा क्या बना, नया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी जो है मेरी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर इसी प्रकार से इसे आगे और समझेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर में दो चीज होती हैं, एक तो मेरा रिएक्टेंट होगा, ठीक, एक तो मेरा रिएक्टेंट होगा, दूसरा मेरा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जब होती है तो वहां पर एक तो हमारे रिएक्टेंट होता है, ठीक, एक तो है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा उनके बीच में जो बनेगा उसे मैं कहता हूं प्रोडक्ट, उसे मैं कहता हूं प्रोडक्ट, ठीक। तो थोड़ा रिएक्टेंट के बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं तो द सब्सटेंस इन्वॉल्व, सब्सटेंस, ठीक है, ये तो इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस। कोई भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर में वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, आर कॉल्ड रिएक्टेंट। उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट।
तो ऐसे सबस्टांस जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर में, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर में क्या होते हैं, इन्वॉल्व मतलब वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिएक्टेंट, उसी को मैं क्या कहता हूँ, रिएक्टेंट, ठीक है। सबस्टांस तो ये मेरे सबस्टांस इसे, ठीक है, तो सबस्टांस हो सकता है या मेरा एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कोई भी सबस्टांस या कोई भी एलिमेंट है जो इन्वॉल्व हो रहा है केमिकल रिएक्शन से, वही मेरा रिएक्टेंट कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए प्रोडक्ट में दो सबस्टांस विच आर फॉर्म, मतलब जो सबस्टांस इस केमिकल रिएक्शंस में बन रहा है तो वही मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, उसी को हम क्या करें, प्रोडक्ट। तो वही तो देखा, दो सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट, उसी को मैं क्या कहता हूँ, प्रोडक्ट कहता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, उसी चीज को मैं क्या कहता हूँ, प्रोडक्ट। अब देखिए थोड़ा आगे हम एक बात कहना चाहते हैं, एक बात देखिए यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उसकी देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगी तो देखिए इस प्रकार के फीचर्स हमें प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो देखिए केमिकल रिएक्शन तो कहीं पर हो सकता है, उस केमिकल रिएक्शंस में स्टेट चेंज हो, ठीक, तो सॉलिड है, सॉलिड से हो सकता है लिक्विड बन जाए, सॉलिड से हो सकता है वो गैस के फॉर्म में आ जाए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं अगर कोई रिएक्शंस हो रही है तो रिएक्शंस में देखिए हमें कहीं ना कहीं पर उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। उसके बाद चेंज इन कलर, तो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है वहाँ पर कोई कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत में अगर किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि गैस बन रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुआ है। अगर किसी रिएक्शंस के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, अगर हम किसी रिएक्शंस के अंदर में बात करते हैं तो किसी रिएक्शंस के अंदर में अगर प्रेसिपिटेशन आए, इसी प्रकार से थोड़ा मैं टाइप में गलत कर गया हूँ, इसे थोड़ा हटा देना, ठीक, ये काट दिया यहाँ पर, ठीक है, ये तो चेंज, अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर कोई टेम्परेचर हो रहा है चेंज, ठीक है, टेम्परेचर, अगर किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर भी मैं कहूँगा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर कोई केमिकल रिएक्शंस है उस केमिकल रिएक्शंस में कहीं ना कहीं कोई अवक्षेप बन के आ रहा है, ठीक है, कोई एक ऐसा जैसी केमिकल रिएक्शंस हुई तैसे तुरंत एक इस प्रकार का बन करके कोई सॉलिड मेरे पास एक अवक्षेप आया, तो मैं वहाँ पर कह सकता हूँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुई है। अब हम थोड़ा देखते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं चेंज इन स्टेट। अगर मैं बात करता हूं, अगर कहीं पर भी किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है, ठीक, तो हम यहाँ पर कहेंगे वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हुई है। मान लीजिए एक है वैक्स की बात करता हूँ, तो बहन वैक्स इज बर्न्ड, तो जब हम किसी वैक्स को जलाते हैं तो वैक्स को जलाने का मतलब है इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल, हम वैक्स को एक कैंडल के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई वैक्स जलाए, तो मान लीजिए मेरे पास कैंडल थी, मेरे पास मान लीजिए कैंडल थी, ठीक है, मेरे पास कैंडल थी और कैंडल की हम बात करें ना, कैंडल क्या थी मेरे पास, बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो मेरे पास कैंडल थी, जो वो कैंडल आराम से यहाँ पर क्या जल रही थी, तो मैंने कैंडल को जला दिया। तो पहली बात, इस कैंडल को देखते ये कैंडल कैसी है, मेरे पास सॉलिड है, ठीक। अब मैं इसे जला रहा हूँ, जलाने के बाद ये जहाँ पर जल रही है, जलने के बाद अब ये पहले सॉलिड है, सॉलिड से ये देखिए मेल्ट होने लगी, देखो पिघल गई, मेल्ट होगी, ठीक है, मेल्ट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी कुछ वाटर वगैरह है वो वाटर वगैरह भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, लिक्विड कंडीशन आ रही है। अगली बात मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, ये मेरा वैक्स है क्या, जब ये जल रहा है, ठीक है, ये जो जल रहा है, तो ये जलने के बाद हम ये कहेंगे ये कहीं न कहीं पर एक दूसरे के साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, तो जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पर क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, अथवा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, यहाँ पर जनरेट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, यहाँ पर जनरेट हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, यहाँ पर जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए, तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर कोई चीज़ सॉलिड थी, तो ये चीज़ क्या थी मेरे पास, सॉलिड। अब सॉलिड से स्टेट चेंज हो गई, तो सॉलिड से देखिए ये स्टेट चेंज हो गई, अब ये लिक्विड बन गया,
पहले सॉलिड था, अब ये पिघल गया तो लिक्विड बन गया। लिक्विड के बाद अब बहुत सारी चीज़ यहाँ पर जल करके रिलीज होगी तो अर्थात गैस भी बन गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस सॉलिड से देखिए लिक्विड भी बनना है और गैस भी बन रही है, ठीक। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस प्रकार के हम रिएक्शंस को कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हुई, मेरी केमिकल रिएक्शंस हुई, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड से मेरे लिक्विड बनना है तो यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये है देखिए कंबशन रिएक्शन ऑफ वैक्स कैंडल, ठीक। तो ये क्या है, एक कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। कंबशन रिएक्शन मतलब होता है एक तरह की दहन, ठीक है। इसका एक तरह का क्या हो रहा है मेरा, आप ये समझिए क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल, ठीक है। तो ये है हमारी कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन के ऊपर अगर किसी प्रकार से आ भी जाता है कुछ लिखने के लिए, व्हाट इज द कंबशन रिएक्शन, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की बात करता हूँ तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर मुझे कहीं भी कलर चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो मान लीजिए कि मैंने सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट में ऐड कर दिया। तो मान लीजिए मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये है हमारे पास देखिए टेस्ट ट्यूब। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। ये है हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को मैंने लिया, तो इस सॉल्यूशन को मैं देख रहा हूँ ये मुझे पर्पल कलर का दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर में सिट्रिक एसिड को ऐड करूँगा। तो सिट्रिक एसिड को मैं क्या करूँगा इसके अंदर ऐड। तो सिट्रिक एसिड का मतलब ये कि सम ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। तो मैंने एक लेमन लिया, तो लेमन लेने के बाद मैंने उसे चाकू से काटा, ठीक। चाकू से काटने के बाद अब उस लेमन की कुछ बूंदें मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो अब उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, मैं लेमन की कुछ बूंदें। तो मैं जैसे ही इसके अंदर लेमन की बूंद डालूंगा तो भाई ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही इसमें भरा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में जैसे ही वो क्रिया करेगा लेमन, ठीक है। लेमन का मतलब ये है लेमन का जो जूस है उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। लेमन में पाया जाने वाला क्या है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या है, वो जैसे इसके साथ क्रिया करेगा तैसे इसका कलर क्या है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर पर्पल कलर जो है वो गायब हो गया और ये बनेगी क्या प्यारे बच्चों, कलरलेस। और ये क्या बनेगी, कलरलेस। मतलब अब इसका कोई कलर नहीं है। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की बात करता हूं तो उसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो गया, ठीक। डिसअपियर का मतलब होता है वो चला गया, गायब हो गया, ठीक। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर मुझे रिएक्शंस के अंदर में क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो इस रिएक्शंस के अंदर में क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी केमिकल रिएक्शंस। अगला देखिए एक और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो एक और देखिए केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखिए समझते हैं। ये एक एक्टिविटी बेस्ड है जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कोई न कोई देखिए यहाँ पर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। अगर कोई रिएक्शंस हो रही है, उस रिएक्शन में अगर कोई गैस बन रही है तो हम यहाँ पर ये कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया, ये है मेरे पास कॉनिकल फ्लास्क, ये देखो लिखा है कॉनिकल फ्लास्क लिया। उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर में क्या किया मैंने, सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन लिया मैंने। इसमें लिया मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, ये देखो मुझे दिख रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है जो जिंक होती है उस जिंक के छोटे छोटे से दाने, ठीक, बहुत छोटे छोटे दाने, ठीक है, बिल्कुल कण पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसे हम डाल देंगे। तो मैंने ऐसे ही इसके अंदर में डाला और मैं उसको जो कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क को पहले मैं बंद कर दूंगा किसी कॉर्क की सहायता से, जिसमें इसमें हम ये कह सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एयर बाहर नहीं निकलेगी। केवल एयर बाहर निकालने के लिए मैं एक टेस्ट, इसमें यहाँ पर मैं एक गिलास की ट्यूब लगा दूंगा छोटी सी, ठीक। ये ट्यूब लगा दी। अब कोई गैस निकलेगी तो यहीं से निकलेगी, मुझे यहाँ पर मैं आराम से उसे सूंघ सकता हूँ, देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये है हमारे पास जिंक, जिंक जैसे ही H2SO4 के साथ जैसे ही क्रिया करेगा तैसे यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक। तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर
H2 गैस क्या हो रही है, जनरेट, अर्थात ये बन रही है, ठीक। और यहाँ पर ये क्या हो रही है, H2 गैस क्या हो रही है, जनरेट, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, नई H2 गैस बनी, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं ये क्या हो रही है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नोट, देखिए व्हेन केमिकल रिएक्शंस अकरिंग बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर हम जिंक की रिएक्शन, अगर हम जिंक की एक्शन हम H2SO4 के साथ कराते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इस प्रक्रिया के अंदर हमें एवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, ठीक। अब देखिए आगे, अब मैं यहाँ पर देखिए अगला है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, या तो टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या उसका जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से नीचे गिरेगा। तो मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूं, तो उस समय पर टेम्परेचर है मान लीजिए 25, ठीक। अब 25 से टेम्परेचर जैसे मैंने क्रिया करी, या तो बढ़ जाए, ठीक, बढ़ने के बाद यहाँ पर 80 हो जाए, या फिर 25 से हम यहाँ पर ये कह सकता हूँ टेम्परेचर घटे करके 10 रह जाए, ठीक। तो 25 से जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे या तो बढ़ रहा है ज़्यादा या कम हो रहा है। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई टेम्परेचर बढ़ रहा है और थोड़ा कम हो रहा है, तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर ये कह रखे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही है। तो देखिए इन ए केमिकल रिएक्शंस, अगर हम बात करते हैं एक केमिकल रिएक्शंस की, तो चेंज इन टेम्परेचर कैन बी आइदर, तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। तो या तो टेम्परेचर राइज इन होगा, यानी कि टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या फॉल इन होगा, ठीक, या क्या होगा, टेम्परेचर फॉल इन, या तो कम होगा। तो मान लीजिए द क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं मार्केट गया और मार्केट से जाकर के मैंने क्विक लाइम लाया, ठीक है, इसे कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक, इसे कहते हैं हम क्विक लाइम। ये सॉलिड मिलता है, मुझे मार्केट से मिलेगा, बिल्कुल सॉलिड मिलता है, और इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ, ठीक है, CaO। तो इसे हम लेकर के जैसे लेके आए, तैसे ही मान लीजिए मैंने कोई कांच का अच्छा मजबूत बर्तन लिया, या मैं लोहे का बर्तन ले सकता हूँ, तो इसे देहाती भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कलाई। दुकानों पे जाएंगे, दुकान पे जाकर के मार्केट में ज़्यादातर हम कलई कहते थे, ठीक है। हमारे एटा में और जलेसर में तो इसे कलई कहते हैं, बाकी तुम्हारी तरफ क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं। जैसे दीवारों पे करते हैं चूना करते हैं, बहुत से लोग करते हैं गरीब, दीवारों पर चूना करते हैं, वो चूने की बात करें, ठीक है। उससे जाके कहें भैया मुझे दे दे, कलई करनी है मैं अपने मकान पर, ठीक है, वो दे देगा आपको। तो इसे ला करके अब मैं क्या करूँगा, किसी बर्तन में मैं इसे डाल दूंगा और उसके अंदर पानी डाल दूंगा, ठीक। तो जैसे ही इसके साथ पानी ऐड होगा, तैसे ही मैं देखता हूँ कि जैसे इसके साथ पानी ऐड हुआ, तैसे ही क्या हुआ, एकदम हॉट हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्या हुआ, एकदम, अर्थात जो पानी मेरा नॉर्मल था, अब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एकदम पानी का। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर एकदम बढ़ेगा, ठीक। तो टेम्परेचर क्या होगा, एकदम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ा, तो यहाँ पर मेरे पास तो जो था कोई ग्लाम था, अब मेरे पास बन गया, उसके अंदर जैसे ही मैंने वाटर मिलाया, तैसे वो बन गया लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम, एक ही बात है, ठीक है, ठीक, सिलेक्ट लाइम। तो अब वो क्या बन गया, सिलेक्ट लाइम। तो अब वो बन गया, तो हम उसे देखा, जैसे ही उसके साथ में क्रिया हुई, तो मालूम क्या हुआ, बहुत गर्म हो जाता, बहुत गर्म हो जाता। फिर जब वो ठंडा हो जाएगा 1 घंटे में या 1.5 घंटे में या 2 घंटे में, उसके बाद उसे हम दीवारों पर कर देते हैं। तो मान लीजिए ये है मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी क्रिया हम जैसे वाटर के साथ कर देते हैं, तैसे मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर में टेम्परेचर मेरा क्या हो रहा है, राइज इन अर्थात उठ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, उस केमिकल रिएक्शंस के दरम्यान में हमें कोई प्रेसिपिटेट मिल रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब हम ये कह सकते हैं, प्रेसिपिटेट मतलब एक अवक्षेप होता है, अगर वो हमें मिल रहा है तो हम यहाँ कहेंगे कि भैया केमिकल रिएक्शंस हुई है, ठीक। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं प्रेसिपिटेट की। देखिए ए प्रेसिपिटेट
इज ए सॉलिड प्रोडक्ट। जो मेरा प्रेसिपिटेट बनता है उसे हम एक सॉलिड प्रोडक्ट कह सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस में बन रही चीज उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जो मेरा प्रेसिपिटेट बन रहा है वो एक सॉलिड प्रोडक्ट है, ठीक, फॉर्म्ड विच सेपरेट आउट। जो क्या रहता है, सेपरेट आउट का मतलब होता है अलग रहता है, फ्रॉम द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस क्या रहता है, वो अलग रहता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान। तो मान लीजिए कि हमने, देखिए यहाँ पर समझिए, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये है मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड, तो इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, और इसमें है हमारे पास लेड नाइट्रेट, इसमें है हमारे पास लेड नाइट्रेट, ठीक है, इसमें है हमारे पास लेड नाइट्रेट, ठीक। अब लेड नाइट्रेट के अंदर में ये है लेड नाइट्रेट का विलयन, ठीक, ये है विलयन। इसमें मैं पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाऊंगा, इसमें मिलाऊंगा। तो जैसे ही मैं देखो मिला रहा हूँ तैसे ही वो देखो क्रिया करके ये देखो बन रहा है, अवच्छेद बन रहा है, ये देखो बन रहा है अवच्छेद। जैसे जैसे मिलाते जा रहा हूँ तैसे तैसे अवच्छेद की मात्रा बढ़ती रही है, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं, ये मुझे अलग जो दिखाई दे रहा है ये, इसे मैं कहूँगा प्रेसिपिटेट, इसे मैं कहूँगा प्रेसिपिटेट, और ये पूरी चीज़ एक सॉल्यूशन है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में इस प्रेसिपिटेट को अलग देख सकता हूँ, अर्थात ये प्रेसिपिटेट इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, सेपरेट आउट, अलग हो गया, ठीक, सेपरेट आउट हो गया, ठीक। तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन, जब हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं, ये भी मेरे पास सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, ये भी मेरे पास सॉल्यूशन है और ये भी मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों जली सॉल्यूशन है। इन जली सॉल्यूशन जैसे हम क्रिया करेंगे तैसे मुझे एक अवच्छेद मिला, और ये अवच्छेद होता है लेड आयोडाइड का, ठीक है, ये अवच्छेद किसका होगा, लेड आयोडाइड का। तो देखिए जैसे ही उसने क्रिया करी तैसे ही पोटेशियम आयोडाइड बन गया, एक सॉलिड, इसे दिख रहा है। तो ये मैं यहाँ पर ये कैसा, ये मुझे एक सॉलिड के रूप में दिखाई दे रहा है, समझ में आया नहीं, सॉलिड, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट अलग बन गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, वही देखिए मैंने इस डेफिनेशंस के ऊपर दिया है, समझ के देखो। ए प्रेसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट, तो मेरा देखिए यहाँ पर ये क्या है, मेरे पास एक प्रेसिपिटेट है, ये है क्या हमारे पास एक प्रेसिपिटेट, ये क्या एक सॉलिड प्रोडक्ट, ठीक, फॉर्म्ड विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब देखिए आगे, अब हम देखिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैं बात करता हूँ केमिकल रिएक्शंस की, वो केमिकल इक्वेशंस की, सॉरी केमिकल इक्वेशन की, अब बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की, ठीक है। ये है मेरे पास केमिकल इक्वेशन। तो देखिए केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, तो देखिए ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है एक रासायनिक समीकरण, जैसे गणित में समीकरण होते हैं x + y + z बराबर इतने इतने, तो बहुत सारे समीकरण होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कहेंगे, अगर हम बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है, रासायनिक समीकरण होता है, वो एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब यहाँ पर सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंबल्स का प्रयोग मतलब मैंने H2 ले लिया, मैंने ऑक्साइड लेता, ठीक है, उसके अलावा हमने क्लोराइड आयन भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा हो सकता है हम यहाँ पर नाइट्रेट भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, एक सिंबल होती है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंबल। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम सिंबल के रूप में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला विद ए फिजिकल स्टेट। तो जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं, मुझे यहाँ पर मैं सिंबल का प्रयोग कर सकता हूँ, जैसे हाइड्रोजन के लिए मैं H का प्रयोग कर सकता हूँ, या कोई फॉर्मूला ले सकता हूँ जैसे कि H2, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप इतनी बात को समझ लीजिए, वो क्या है, एक सिंबॉलिक वो क्या है, मेरा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, जिसमें हम सिंबल और फॉर्मूला के रूप में यूज करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, सिंबल और फॉर्मूला के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे,
अब देखिए अगर हम बात करते हैं अगली, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आखिर में हम उस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, प्यारे बच्चों हमें आखिर में वो केमिकल इक्वेशन लिखना कैसे है, तो उसे लिखने की देखिए दो विधियां हैं। उसे लिखने की कितनी है, दो विधियां। एक तो विधि ये है कि हम उसे एज ए वर्ड शब्द के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरी ये है कि हम उसे सिंबल के रूप में लिख सकते हैं, उसमें हम फॉर्मूला लेकर के लिख सकते हैं। तो सिंबल और फॉर्मूला भी मुझे मिल जाएंगे। अब वर्ड के रूप में देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन को मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, ये शब्द लिख दिए। तो ये सब क्या है, वर्ड है। जैसे मैग्नीशियम क्या है, मेरा वर्ड है, ये क्या है मेरे पास, वर्ड है। अब इन वर्डों से मिला करके मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या बन गया, मेरे पास वर्ड बन। तो मैंने यहाँ पर न तो किसी फॉर्मूला का, यहाँ पर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला नहीं दिया मैंने। कोई भी मैंने सिंबल की बात करें, मैंने मैग्नीशियम का सिंबल नहीं लिया। तो न तो मैंने कोई फार्मूला लिया और न कोई मैंने सिंबल लिया। तो इसे मैंने शब्द के रूप में लिख दिया, मैंने मैग्नीशियम लिख दी, मैंने धन का चिन्ह लगा दिया, मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो इसे शब्द के रूप में कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्ड, आल्सो कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अब दूसरे को हम बात करते हैं सिंबॉलिक। अब से सिंबॉलिक रूप में कैसे करें, तो मैंने मैग्नीशियम न लिख करके मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है उस सिंबल का मैंने यूज किया यहाँ पर। ऑक्सीजन न लिख करके ऑक्सीजन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, हम अपनी भाषा में केमिस्ट्री में लिख देते हैं ऑक्सीजन। तो इस O2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक, जिस प्रकार से मान लीजिए हमने हिंदी में कोई शब्द लिख दिया 10, ठीक, ये तो मैंने शब्द लिख दिया 10 इंग्लिश में। अगर हम इसे गणित की भाषा में 10 को कैसे दिखाएंगे, तो 10 को गणित की भाषा में हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। ये मैंने लिख दिया तो 10, तो वो गणित की भाषा है। ठीक, इसी प्रकार से ये है मेरे पास एक केमिस्ट्री की भाषा। ठीक, केमिस्ट्री की भाषा, तो ये क्या है मेरे पास, केमिस्ट्री की भाषा। ठीक है, तो ये है मेरे पास केमिस्ट्री की क्या है, एक लैंग्वेज। इतनी बात को ध्यान रखो। तो हम इसे अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ये मैंने मैग्नीशियम लिख दिया, मैंने ऑक्सीजन लिखा, इन दोनों से क्रिया होगी तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ, इसे ऐसे लिखूँगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं ऐसे लिखूँगा। तो ये मैं ये कह सकता हूँ, ये सारी चीज़ क्या है, ये वो शब्द हैं जो केमिस्ट्री के लिए हम इसे यूज करते हैं। गणित के लिए हम क्या यूज करते हैं मालूम, गणित के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 धन मैंने मतलब प्लस माइनस, ठीक है, उसके बाद डिवीजन वाला चिन्ह। तो ये बहुत सारे चिन्ह होते हैं, ये सारे चिन्हों को हम यूज करते हैं गणित में। और हिंदी में आ का खा गा घा गा, ये वाले शब्द उर्दू वाले उर्दू के शब्द होते हैं। जिस शब्द की पहचान हो रही है यहाँ पर, इनको हम सिंबल्स के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है मेरा स्केलेटन केमिकल। ये देखो स्केलेटन बना हुआ, स्केलेटन मतलब होता है एक तरह ढांचा बना हुआ। ठीक है, इक्वेशन एक्शन का। ठीक है, अब देखिए आगे। अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर मैं केमिकल इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ, तो देखिए अगर हम केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे, अगर हम किसी प्रकार से केमिकल इक्वेशंस की बात करें, तो मुझे दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं। एक तो मुझे ऐसा मिलता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मेरा पास जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, इक्वल है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है कि अगर मेरे पास जो रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट जो है वो इसके अनइक्वल है। ठीक है, क्या है, अनइक्वल, किसके, प्रोडक्ट के। ठीक है, तो वो क्या है, इसके प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर अनइक्वल है और यहाँ पर इक्वल है। तो इक्वल कहते हैं बैलेंस वाली को, अनइक्वल कहते हैं अनबैलेंस को। ठीक, समझिए आगे। तो देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। देखिए बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मेरा रिएक्टेंट और मेरा प्रोडक्ट बराबर होने चाहिए, तभी तो बैलेंस बनेगा भैया। मैं तराजू से सामान लेने के लिए गया, मैंने कहा भाई 4 किलो तरबूज दे दी, तो 4 किलो तरबूज तो देगा मुझे, दूसरी तरफ 4 किलो को बांट रखेगा, दोनों का बैलेंस बना देगा। लो ये 4 किलो तरबूज ले जाओ। तो जितना वजन 4 किलो उधर था
4 किलो वजन उसने मुझे दे दिया बैलेंस करके, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब संतुलित, बिल्कुल सही संतुलन बना हुआ है। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए द नंबर ऑफ एटम्स, तो जो परमाणुओं की जो संख्या होती है, परमाणुओं का जो नंबर है ऑफ ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स का, इन द रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट में, एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आर इक्वल, इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा जिंक एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए मेरा हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, सल्फर क्या है, मेरा भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, वो क्या है मेरा पास एक एलिमेंट है। तो यही तो कह रहा है, ये देखिए ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स की परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या मतलब 1 2 3 4, उनकी कितनी संख्या है इन रिएक्टेंट, ये है मेरे पास देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आर इक्वल, इक्वल रहती है। ठीक है, कितनी रहती है, इक्वल, ठीक सेम रहती है। या हम ऐसे भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ईच एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के मेरे सभी एलिमेंट्स हैं, मस्ट हैव ऑन इक्वल, ठीक है बराबर होने चाहिए, द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का जो एटम्स है उसके संख्या के बराबर। ठीक, तो प्रोडक्ट के जितने भी एटम्स हैं उनकी संख्या देख लो कितनी है, इधर रिएक्टेंट की देख लो कितनी है, तो उससे क्या है बराबर होना चाहिए। ठीक, देखिए मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ ली, मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मैंने कोई चीज़ ली, तो मान लीजिए हमने कोई चीज़ ली यहाँ पर, ठीक है हमने कोई चीज़ ली, तो मान लीजिए कोई चीज़ ली उसके अंदर मुझे 100 एटम्स हैं, या मैंने कोई चीज़ ली तो उसके मैंने 100 टुकड़े कर दिए। ठीक, और दूसरी चीज़ मैंने तरबूज या खरबूज या कोई भी चीज़ ले ली, या मैंने कोई फल ले लिया, या मैंने कोई चीज़, तो उसके मैंने 45 टुकड़े कर दिए। अब इन 45 टुकड़ों को और 100 टुकड़ों को हम दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद भैया कितने टुकड़े हुए मेरी 145। ठीक, 145, इसका मतलब है 145 टुकड़े मेरे इधर भी हैं और 145 टुकड़े मेरे इधर भी हैं, तो मेरी चीज़ क्या है, बिल्कुल बैलेंस। हमने तखरी से या तराजू से तोल करके किसी को मैंने बराबर दी, उसने 5 किलो चीज़ या 6 किलो या 7 किलो चीज़ मांगी, मैंने 7 किलो वजन तोल के दे दिया। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो, वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब एग्जाम्पल उसे न देख करके नीचे वाले को देना एग्जाम्पल। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास जिंक है, अगर जिंक एक एलिमेंट है तो यहाँ पर एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो एटम एक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं एलिमेंट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के मुझे 2 मिल रहे हैं, और एस की बात करता हूँ एस का मुझे 1 मिल रहा है, ओ की बात करता हूँ तो ओ के मुझे यहाँ पर 4 मिल रहे हैं। ठीक है, तो इधर के एटम्स हमारे पास देखिए इतने, 1 और 2 3, 1 4 और 4 कितने हो गए 8, तो इधर मेरे पास 8 एलिमेंट है, तो 8 एलिमेंट इधर भी होने चाहिए। तो यहाँ भी देखते हैं हम, तो यहाँ भी देखिए मेरे पास जिंक का 1 मिल रहा है, एस की बात करता हूँ एस का भी 1 मिल रहा है। ठीक है, ओ की बात करते हैं तो ओ के 4 मिल रहे हैं, और एच की बात करता हूँ तो एच के 2 मिल रहे हैं। तो देखिए 1 2 और 4 6, 6 और 2 8। अब इधर देखिए 1 और जिंक एच और 4 और H2 सही है इधर, तो यहाँ भी देखिए 2 हैं, तो अगर हम एक मुझे जिंक का मिल गया, एक मुझे एस का मिल गया और इसके 2 मिल गए, तो ये को इतने हो गए मेरे पास 4 हो गए। तो यहाँ पर देखिए एक मेरे पास है इसका, और 2 ऑक्सीजन के 3 हो गए, 3 1 4 हो गए, और जो सही है मेरे पास ऑक्सीजन का 4। तो ऑक्सीजन के देखिए हमारे पास क्या है इधर को 4 है। ठीक, और एस का मेरे पास कितना है 1 है, और ओ के 4 हैं, एस का इतने, और जिंक का 1 है, एच के 2 हैं। ठीक है, तो 1 2 और 1, अच्छा 4 और 4 8। ठीक है, 8 इधर है एटम। ठीक, 8 तो एटम इधर है और 8 ही एटम इधर है। ठीक है, तो हमारे क्या है एटम बिल्कुल बराबर हो गए। ठीक है, 6 हो गए, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस। अब आगे देखिए अनबैलेंस। अनबैलेंस, अनबैलेंस को समझते हैं, तो अनबैलेंस में ये कह सकते हैं मेरा जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पर कुछ और है, और मेरा प्रोडक्ट साइड है यहाँ पर कुछ और है, अर्थात हम ये कहेंगे ये क्या है यहाँ पर अनइक्वल, अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल। तो देखिए एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे एटम्स के असमान नंबर होंगे। अनइक्वल का मतलब होता है असमान, असमान नंबर होंगे ऑफ 1 या मोर एलिमेंट, या तो किसी एक एलिमेंट्स में हो सकता है,
या एक से अधिक एलिमेंट्स हो गए एंड इट्स टू साइड, दोनों साइड। तो यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स की संख्या कुछ और मिलेगी, यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या मुझे कुछ और मिलेगी। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि नॉट इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ जो एटम्स का नंबर होता है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का है एक, ऑक्सीजन के दो हैं। इधर हम यहाँ कहेंगे, इधर को मेरे पास क्या है, मुझे 3 एटम दिख रहे हैं इधर, ठीक। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के, इसमें देखिए मैग्नीशियम का इसमें पूरे में गुणा हो रहा है। तो मैग्नीशियम के यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन के यहाँ है। तो हम यहाँ पर कहेंगे इधर 4 एटम है, ठीक। तो यहाँ पर डिफरेंट एटम नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं अनइक्वल, ठीक, बैलेंस। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भाई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है उसे हम बैलेंस क्यों करते हैं उसे बैलेंस। सबसे पहले बात ये क्यों करते हैं बैलेंस। भाई देखिए बैलेंस हमें करना पड़ता है। मेथड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की विधि बता रहे हैं हम, तो बैलेंस तो हमें करना पड़ता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें उसके नियम को फॉलो करना पड़ता है। उसका नियम देखो क्या कह रहा है, उसका नियम ये कह रहा है कि देखिए मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शंस। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत, ठीक है, न तो हम कोई भी मास को क्रिएट कर सकते हैं, न तो कोई बढ़ सकता है, और न ही किसी को डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं वो कम हो सकता है। जितना होता है मेरे पास रिएक्टेंट साइड में उतना ही मेरा प्रोडक्ट बनता है। तो देखिए समझिए यहाँ पर, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जो मेरे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का जो टोटल, ये है मेरे पास प्रोडक्ट का मेरे पास मास। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, 164 एटम्स। 164 हमारे क्या है, ये एटम्स हैं प्रोडक्ट्स के, ठीक है। अब 164 इधर होना चाहिए, तो एक एटम हमारे पास सब्सटेंस ऐसा था उसके अंदर 102 एटम्स थे। दूसरा सब्सटेंस ऐसा था कि इसके अंदर मेरे 62 एटम्स थे। अब दोनों एटम्स जब आपस में क्रिया करें तो 102 और 62 दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास 164 एटम्स हो गए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक मिल्क लिया, आप समझिए ये है हमारे पास एक मिल्क, ये है मेरे पास मिल्क मैंने लिया है मान लीजिए 400 ग्राम। अब इस 400 ग्राम मिल्क के अंतर्गत मैंने 50 ग्राम कर्ड ऐड कर दिया। तो इधर को हम ये कहेंगे कि इधर की साइड पर हमारा 450 ग्राम कुल एटम हो गए, ठीक है। 50 तो भाई मेरे इस कर्ड के हो गए और 400 हमारे पास इस मिल्क के हो गए, ठीक है, इस मिल्क के हो गए। तो अब इसकी क्रिया करेंगे, तो क्रिया करने के बाद सुबह मैंने जब देखा तो सुबह पूरा कर्ड बन गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पर इसके कुल वेट को हमने देखा तो मुझे इसका वेट 450 ग्राम ही रहा, न तो वो कम हुआ न बढ़ा। भाई ऐसा तो नहीं है, तो भैया 4.5 किलो जो था मेरा उधर हिसाब किताब, सुबह मैंने देखा तो ये 50 किलो बन गया। सो तो नहीं भाई, जितना था उतना ही बना, यानी प्रोडक्ट भी मेरा क्या सेम बना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि जितना भी मेरे रिएक्टेंट होंगे उतना ही मेरा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें देखिए केमिकल रिएक्शंस हुई, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जितने भी इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर जितने भी हमारे वो थे एटम्स, उतने ही एटम्स की क्या हुआ मुझे ज़रूरत पड़ी, और उतने ही एटम्स मेरे जब रिएक्शन होगी तो उतने ही एटम्स यहाँ पर सेम बने रहे। तो एटम्स क्या बने रहे, सेम रिमेन, ठीक है। तो सेम रिमेन, ठीक, फिक्स बने रहे थे उतने, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं टू दिस दैट इज टू से, अर्थात हमारे कहने का देखिए तात्पर्य ये है, अर्थात दैट इज टू से, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य ये है, ठीक। द टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, जितने भी देखो रिएक्टेंट हैं, इस रिएक्टेंट की बात है, रिएक्टेंट का जितना भी मास है या हम जितने भी एटम्स हैं, ठीक है,
तो देखिए शुड भी इक्वल, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए टू द टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, जो भी मेरा प्रोडक्ट बन रहा है इसके एटम्स के बराबर होने चाहिए। और यही केमिकल रिएक्शंस के अंदर में होता है, इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो ये फिर हमारे पास एक एलिमेंट ये है और ये है, तो इस प्रत्येक एलिमेंट्स के जो एटम्स की नंबर है, तो देखिए एक ये है, एक ये है, ये। अब इनके जितनी भी एटम्स की संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 2 1, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास हो गए 4 एटम्स, मेरे पास कितने हो गए 4 एटम्स, ठीक है। तो इसमें क्या करा, शुड बी इक्वल इन बोथ। अब इधर क्या है मेरे पास RH साइड, तो इधर भी क्या है मेरे पास बराबर होना चाहिए। तो Fe की बात करता हूँ, देखिए Fe क्या है मेरे पास, यहाँ पर Fe की बात करता हूँ तो Fe क्या है मेरे पास 3 है, और H मेरे पास कितने 2, और O कितने 4। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा LH है वो RHS के बराबर होना चाहिए। तो अगर वो किसी प्रकार से अनइक्वल है तो मुझे ये इक्वल करने दें, आखिर में इक्वल भी होना चाहिए मेरा। तो यहाँ पर अगर मैं किसी प्रकार से देख रहा हूँ जो मेरे पास अनइक्वल है, अब इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो अब मेरे पास इक्वल करने के लिए, तो मान लीजिए ये है मेरे पास रेक्टेंट साइड और मेरे पास ये है मेरे प्रोडक्ट साइड, यानी कि ये है हमारे पास क्या LHS साइड, ठीक, और ये है मेरे पास RH साइड। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर इस जगह पे देखिए सबसे पहले सबसे अधिक एटम्स का, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के एटम्स 4 हैं इधर, और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स केवल 1 है, ठीक। तो जिसके ज़्यादा पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए 4 थे, ये देखिए यहाँ पर 4 हैं ऑक्सीजन के इधर, और इधर 1 है। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का जो सब्सटेंस है इसमें मैं 4 का गुणा कर दूंगा, ठीक, इसमें क्या कर दूंगा मैं 4 का गुणा, मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा, ठीक है। तो 4 का गुणा हम जैसे ही किया इसमें, तो यहाँ पर देखिए Fe तो मेरे पास वही रहा, मैंने यहाँ पर 4 का गुणा कर दिया इसमें पूरी में, ठीक, ये कर दिया मैंने 4 का गुणा, और इधर को हमारे पास वही चीज़ सारी चीज़ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे, तैसे ही मेरे पास यहाँ पर जो है मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी मेरे पास अधिक बढ़ जाएगी, तो हाइड्रोजन भी हमारी क्या हो गई अधिक बढ़ेगी, ठीक है। पहले पास हमारी सिंगल थी, जैसे यहाँ पर इसकी संख्या होगी तो हाइड्रोजन को भी हमने बराबर कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतनी चीज हमारे पास होगी। अब मैं इधर देखता हूँ, अब अगली चीज ली, तो अगली चीज हमारे पास Fe को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो Fe इधर 3 है और इधर है Fe 1, तो इधर है 3 RH साइड में, इधर है 1, तो यहाँ पर इसके अंदर मैं करूँगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, ठीक। इसे मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई, तो जैसे मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये देखिए 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगा मैं, क्या कहीं अंत नहीं करना मुझे, ठीक है, ठीक, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो बराबर हो रहा है, ठीक। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसके आइटम्स की बात करता हूँ और इसके आइटम्स की बात करता हूँ तो हम इसे में ये कह सकते हैं अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसलिए हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के रूल को हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही तो उस केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत, ठीक, रिएक्टेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, प्रोडक्ट के जितने भी एटम्स होते हैं, सब क्या क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इधर को अब ये कह सकता हूँ Fe मुझे 3 मिल रहे हैं, ठीक, और H की बात करता हूँ तो H मुझे कितने मिले, 4 गुणा 2 बराबर 8 H हो गया था, ठीक है। तो 4 गुणा 2, O कितने मिल रहे हैं, O मुझे इधर को मिल रहे हैं 4, तो अब यहाँ पर गिन लीजिए, देखो 3 और 8, 8 तो 11, 11 और 4 15, तो इधर को मुझे 15 आइटम्स मिल रहे हैं इधर को। अब इधर देखिए Fe 3, O 4, H 4 गुणा 2, ठीक, 4 गुणा 2 बराबर 8। अब देखिए, अब 8 और 4 12, 12 और 3 15, अब देखिए 15 आइटम्स। तो हमें क्या कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ हमारी इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हम इस चीज़ को क्या करते हैं, इसे बैलेंस करते हैं, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, बैलेंस। तो अब देखिए हम थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। देखिए कुछ
इंडिकेट करते हैं कुछ चीज़, इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अगर हम कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड के अंदर हम देखते हैं, तो मान लीजिए मैंने कोई केमिकल लिख दिया, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने H2 लिख दिया, अगर मैंने कोष्टक में H2 को ऐसे लिख दिया L यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है लिक्विड को केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो S अगर किसी रिएक्शन में मैंने S लिखा तो S यूज करता है सॉलिड को, ठीक है, S का यूज किया तो सॉलिड चीज के लिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैंने कोई केमिकल रिएक्शंस कर रहा हूँ, तो मैंने उस वाले सब्सटेंस को सॉलिड के रूप में लिया है, तो L हमारा इंडिकेट करता है लिक्विड को, ठीक। उसमें AQ ये करता है कि वो क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है, अर्थात मैंने उसे सॉल्यूशन के रूप में लिया, उस सब्सटेंस को मैंने क्या लिया, सॉल्यूशन के रूप में। और G इंडिकेट करता है गैसियस स्टेज में, जैसे मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन मैंने वहाँ पर G लिखा हुआ, तो हम ये कहेंगे ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर एक गैसियस स्टेट में लिया है, ठीक। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंडिकेट करने वाली। उसके अलावा देखिए कुछ कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी मिलती हैं, तो उस रिएक्शन जब होगी जब उसके ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे देखिए कुछ कंडीशंस अप्लाई फॉर रिएक्शंस कुछ इस प्रकार की भी हमें देखने के लिए मिले जहाँ पर कंडीशंस फॉलो करो, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। भले ही आपको इधर को सारा चीज़ है, लेकिन उसकी ये कंडीशन पूरी नहीं है, उससे सूटेबल कंडीशन नहीं है, तो वो नहीं होगी। तो सूटेबल कंडीशन हम ये कह सकते हैं, हो सकता है मेरा टेम्परेचर हो सकता है कोई प्रेशर हो सकता है कोई कैटेलिस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें ये ऐसी होती, इस चीज़ की रिएक्शंस में अगर ये चीज़ नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो। मान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है और हाइड्रोजन गैस के साथ ये रिएक्ट जब करेगी जब इसके लिए 340 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 350 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या प्रूफ, अगर ये नहीं है और ये सारी चीजें तो रिएक्शन फॉलो नहीं होगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, मेथिल एल्कोहल लिक्विड, ठीक। तो ये चीज फॉलो करनी चाहिए, कुछ कंडीशन कुछ रिएक्शंस ऐसी आ जाती है उसमें ये कंडीशन फॉलो करनी। जैसे मान लीजिए बात करता हूँ मैं प्रकाश संश्लेषण की, जैसे हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जब होगी, प्लांट को CO2 भी मिल रही है पूरी, ठीक, और प्लांट को पानी भी मिल रहा है पूरा, ठीक, सारी चीजें, बट उसे सनलाइट नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें, बट ये कंडीशन नहीं है, सनलाइट वाली कंडीशन नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो कुछ रिएक्शंस मुझे ऐसी मिल रही है कि इधर एटम तो पूरे हैं बट वो रिएक्शन फिर भी नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, यहाँ पर क्या है, कंडीशन अप्लाई। अगर उसे सनलाइट मिल जाएगी और सनलाइट मिलने के बाद प्लांट्स के अंदर में क्लोरोफिल है तो आपकी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगी, तो रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि कुछ रिएक्शंस इस प्रकार की भी मिल जाएंगी जिसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें इस प्रकार की मिल जाती देखने के लिए, उसके लिए कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ठीक। बहुत सारे ऐसे होती हैं केमिकल रिएक्शन जहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट काम करता है, अगर वह कैटलिस्ट नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, ठीक है। तो कैटलिस्ट है या कोई प्रेशर है या कोई टेम्परेचर है, तो ये कंडीशन अप्लाई होती है, अगर ये कंडीशंस हैं तो वो रिएक्शन होगी, अन्यथा वो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। तो इस प्रकार की हम यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं कि वो होगी और बाकी बाद वो चीज़ नहीं होगी। तो आज के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आज का जो है हमारा लेक्चर यहीं पर समापन होता है। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। NCERT को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए।